प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। अपने मन के विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के कई साधन हैं। जैसे बस का कंडक्टर अलग अलग तरीके से सीटी बजाकर बस को रुकने या चलने का निर्देश देता है। ठीक है। फिर उसके बाद अ, रेल का गार्ड हरी व लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को चलने व रुकने का निर्देश देता है। गूंगा व्यक्ति संकेतों या स्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात कहने का प्रयास करता है। तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी ध्वनियों व शारीरिक संकेतों से अपने मन की बात कहने का प्रयास करते हैं। हालांकि उपयुक्त सभी ध्वनियों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा का अर्थ है शब्दों द्वारा अपने मन की बात कहना या लिखना। ओके। तो अगर हम इसको परिभाषा की तरह देखें तो क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, जापानी, अमेरिकन, रूसी आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, कन्नड़, तमिल, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, मराठी, कोंकणी आदि। भाषा के रूप। भाषा मुख्य रूप से दो रूपों में प्रयोग की जाती है। पहला होता है मौखिक रूप। जब अपने विचार मुंह से बोलकर व्यक्त किए जाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे आमने सामने बैठकर बातें करना, भाषण देना, अध्यापक का कक्षा में समझाना आदि। लिखित रूप। जब अपने विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे किसी को पत्र लिखना, अखबार के लिए लेख लिखना, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना आदि। कभी कभी संकेतों द्वारा भी अपनी बात या विचारों को प्रकट किया जाता है। काम की भाषा होने पर भी व्याकरण में इस विधि पर विचार नहीं किया जाता। लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपियों के अलग अलग नाम होते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अलग अलग भाषाओं की लिपि एक भी हो सकती है, जैसे संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषा की एक ही लिपि देवनागरी है। एक भाषा अलग अलग लिपियों में भी लिखी जा सकती है। ठीक है। राम, रामा ये देवनागरी लिपि में है, ये रोमन लिपि में है। ठीक है। भारतीय नोट पर विभिन्न प्रकार की लिपियां देख लीजिए आप। सारी लिखी हुई है असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, तमिल, उर्दू। भाषा के प्रकार। पहला मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। जो भाषा शिशु अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बालक कोलकाता में जन्मा है और उसकी माता बंगाली है तो उसकी मातृभाषा बांग्ला होगी। जापान के बच्चे की मातृभाषा जापानी होगी। दूसरा है राजभाषा। किसी देश के सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा निश्चित की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। चूंकि हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन आदि। संसार में एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जिसे प्रत्येक देश के लोग सीखे और समझे, अतः इसके लिए अंग्रेजी भाषा को स्थान मिला और इसे विश्व की संपर्क भाषा बन जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बोली।
बोली का अर्थ है किसी छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ये भाषा का मानक रूप नहीं होता और प्राय आपसी बातचीत में प्रयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बोली। बोली का अर्थ है किसी छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ये भाषा का मानक रूप नहीं होता और प्राय आपसी बातचीत में प्रयोग किया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना व्याकरण के ज्ञान से ही संभव हो पाता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं और भाषा के इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा में डिस्क्राइब करें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई वाक्य गलत है तो व्याकरण में आके वो चीजें शुद्ध हो जाते हैं। व्याकरण भाषा की ध्वनि से लेकर वाक्यों की रचना तक का अध्ययन कराता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना उस भाषा का शुद्ध प्रयोग संभव नहीं होता। व्याकरण के अंग व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप, बनावट, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने, उनके अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या जाना कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचार एवं भावों को प्रकट करता है और दूसरों के विचार और भावों को सुनता समझता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के प्रकार है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। किसी छोटे भूभाग में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कही जाती है। व्याकरण वो शास्त्र है जिसमें भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।